बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे, एक असाइनमेंट है हमारे पास। उसका पहला क्वेश्चन है, उसने दो चार्जेस आपको दिए हैं और उसने डिस्टेंस बताया कि वो कितने डिस्टेंस पर एक दूसरे से मौजूद हैं और आपसे वो फोर्स की मैग्नीट्यूड पूछता है कि कितनी एक मैग्नीट्यूड है। देखें, पहला चार्ज है 25 माइक्रो कॉलम का, दूसरा चार्ज है आपके पास 2.5 माइक्रो कॉलम का। आप जो है 25 माइक्रो को 10⁻⁻6 भी लिख सकते हैं दोनों जगहों पर। सिंपल, आपने यहाँ पर क्या लगाना है, कोलम्स लॉ वाला फार्मूला लगाना है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। के की वैल्यू तो 9 × 10⁻⁹ Q1 हो गया, ये Q2 हो गया ओवर आर स्क्वायर। तो आपके पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा तकरीबन 1.6 × 10⁻⁹ न्यूटन फोर्स। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। देखें, उसने एक लाइन पर 3 चार्जेस दिए हुए हैं और उनमें वो पूछता है कि आप हर एक चार्ज पर लगने वाली बाकी दो चार्जेस की वजह से फोर्स जो है वो बताएं कितनी एक है। देखिए, Q1 Q2 Q3 ये उनकी वैल्यूज़ हैं। ऑल फोर्सेज आर अलोंग एक्स एक्सिस, ये तमाम के तमाम फोर्सेज जो हैं वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, खा वो राइट वर्ड हूँ या लेफ्ट वर्ड हूँ। वाई का तो यहाँ पर कोई कंपोनेंट है ही नहीं। तो उसके लिए F1x हम चेक करते हैं। देखिए, F1x यानी जो पहले वाले चार्ज पर फोर्स लग रही है वो चेक करते हैं। यानी F1x बिल्कुल मैं मानता हूँ ये है, तो इस पर इस और इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रही है वो वाली बात। तो F12x जो पहले पर दूसरे की वजह से लग रही है, प्लस F13x जो पहले पर तीसरे की वजह से लग रही है। यानी इस पर एक बार जो फोर्स इस चार्ज की वजह से लग रही है, दूसरी बार इसी पर फोर्स जो इस चार्ज की वजह से लग रही है। तो हमने सिंपल फार्मूला वो लगाया, इन दोनों फोर्सेज को ऐड किया कि Q1 Q2, क्योंकि 1 और 2 है यहाँ पर तो बटा आर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस के Q1 और Q3 है, यहाँ पर 1 और 3 है तो वो वाला आ जाएगा। और आपने यहाँ पर Q1 Q2 और आर स्क्वायर की वैल्यूज़ यहाँ पर देखें ज़रा, इनमें डिस्टेंस यहाँ पहले दो चार्जेस में तो 0.35 मीटर है। जब पहले पर हम चेक कर रहे हैं दूसरे की वजह से फोर्स, फिर तो डिस्टेंस यही आएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे ना पहले पर इस तीसरे की वजह से फोर्स लगने वाली, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का, तो 0.35 और 0.35 ये तकरीबन बन जाएगा 0.70। तो इस जगह पर वो मैंने आर जो है वो 0.70 लिखा। आप इन पर वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देंगे, बाकी ये सारा आपने कैलकुलेटर की मदद से ही सॉल्व करना है। तो इसके बाद आगे देखें ज़रा, आपके पास जो है ये फोर्स तकरीबन निकल आएगी -381 ज़रब 10 की पावर 12 न्यूटन। ये माइनस साइन ये शो करता है कि फोर्स लग रही है नेगेटिव यानी लेफ्ट वर्ड की तरफ, बाएं साइड पर फोर्स लग रही है। उसी तरह F2x दूसरे चार्ज पर वो चेक करेंगे 2 1 की वजह से और 2 पर 3 की वजह से। दोनों वही फार्मूले, प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो k की वैल्यू पुट की, पहले 2 और 1 की पुट की, और यहाँ पर हम 2 और 3 की पुट करेंगे। तो इनको भी आपने वैसे ही सिंप्लीफाई करना है कैलकुलेटर की मदद से। तो आपके पास तकरीबन -350 ज़रब 10 की पावर 12 न्यूटन, और ये भी माइनस साइन यही शो करेगा कि फोर्स लग रही होगी लेफ्ट वर्ड की तरफ। उसके बाद तीसरे वाला पार्टिकल लेंगे तो उस पर तीसरे पर एक बार फोर्स चेक करनी है पहले की वजह से, और दूसरी बार तीसरे पर फोर्स हमने चेक करनी है दूसरे की वजह से। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल वही दो फार्मूले लिखे, के की वैल्यू पुट की, दूसरे की तीसरे की और पहले की लिखी, यहाँ पर के की वैल्यू, और यहाँ पर आपने वैल्यू लिखी तीसरे और दूसरे की। इधर तीसरे और पहले की आनी है और इधर तीसरे और दूसरे की वैल्यू। कैलकुलेटर की मदद से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये तकरीबन आ जाता है -416 × 10⁻12 न्यूटन। ये भी फोर्स नेगेटिव साइन के साथ आई है, तो ये शो कर रही है कि ये कहाँ लग रही है, लेफ्ट वर्ड की तरफ लग रही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3। देखें, उसने आपको एक ट्राई एंगल दी, ट्राई एंगल के ऊपर उसने 3 चार्जेस रख दिए और आपको कहता है हर एक चार्ज पर दूसरे दो की वजह से जो फोर्स लग रही है वो बताओ। देखिए, मैं तकरीबन तकरीबन ये देखिए, मैं Q1 इसको सपोज करता हूँ, Q2 और Q3 इसको। तो अब मैं F1 फोर्स चेक करता हूँ। F1, अब 1 पर 2 की वजह से फोर्स जो लग रही है और 1 पर जो 3 की वजह से लग रही है, इसकी वजह से यहाँ जो फोर्स लग रही है और इसकी वजह से जो यहाँ पर फोर्स लग रही है, उनका सम करूँगा। सम किस तरह होगा ज़रा, कि x वाले कंपोनेंट जो होंगे वो एक साइड पे जमा हो जाएंगे, माइनस जो y वाले होंगे उनको यहाँ से माइनस कर देंगे, वो अलग से कंपोनेंट यहाँ से निकल जाएंगे। तो नेट फोर्स इस पॉइंट पर हमें मालूम हो जाएगी। F21x ये वाला जो इस पर फोर्स लगा रहा है, ये वाला जो इस पर फोर्स लगा रहा है, तो तकरीबन वो x जो है साइन यहाँ पर होता है परपेंडिकुलर। जब हम देखेंगे परपेंडिकुलर जब देखेंगे तो तकरीबन साइन 30 बनेगा, हाफ क्योंकि इसका लेंगे हमने। और F2y जब देखेंगे वो cos 30 बनेगा, ठीक है जी। तो इसके बाद जब हम F31x देखते हैं तो वो F31 sin 30 बनता है, और F3
वन वाई जब देखते हैं तो वो हमारे पास f31y cos 30 बनता है। तो इनकी वैल्यूज हम यहाँ पर लिखते हैं जी, f1 इज इक्वल टू f31 माइनस f32 साइन 30 डिग्री, ये x कंपोनेंट माइनस ये f31 प्लस f32 यहाँ पर क्या आ जाएगा cos 30 डिग्री जी। तो इनकी वैल्यूज यहाँ पर जब हम पुट कर देंगे तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो तकरीबन आपके पास जवाब ये निकल आएगा, ये -2.4 क्रॉस 10 पावर 10 न्यूटन एक्स वाले कंपोनेंट और 2.1 क्रॉस 10 पावर 11 न्यूटन वाई वाले कंपोनेंट के साथ। तो मैग्नीट्यूड अब जब आप निकालेंगे तो एक्स वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है जी। तो f1 इज इक्वल टू आपके पास तकरीबन थीटा tan इनवर्स, जो आप उसकी डायरेक्शन निकाल रहे हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, तो tan इनवर्स हमेशा y ओवर x होता है, y वाली वैल्यू और ये x वाली वैल्यू, ये y वाली ये x वाली। तो इनको आप लिख के चेक करेंगे, थीटा आपके पास तकरीबन आ जाएगा 253 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद जो है f2 वाले चार्ज पर जब बात करते हैं तो वो f1 जो है 2 पर फोर्स लगा रहा है, जो 3 2 पर फोर्स लगा रहा है। ये वाले सिंपल उसी तरह जैसे पीछे हमने वही इक्वेशन ड्राइव की, उसके एंगल्स निकाले और उसके बाद वहाँ पर हम वैल्यूज़ लगाते गए। या वैल्यूज़ लगाएंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास तकरीबन ये इतनी फोर्स निकल आएगी। थीटा सेम उसी तरह आप उसका निकालेंगे y ओवर x वाला कंपोनेंट करके, तो ये थीटा यहाँ पर निकल आता है आपके पास तकरीबन 138 डिग्री। उसके बाद तीसरे वाला है वो भी सेम उसी तरह है, आप उसके कंपोनेंट्स निकालेंगे, कंपोनेंट निकालने के बाद उसके एंगल निकालेंगे, वो वाली वैल्यूज़ उठा के यहाँ पर लिखते आएंगे, ठीक है। जब आप वैल्यूज़ लिख लेंगे तो आपके पास जो है तकरीबन आंसर निकल आएगा इतना। अब इसका जो आप डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहेंगे तो डायरेक्शन में आप फिर वही फार्मूला लगाएंगे y ओवर x वाला, तो y ओवर x में तकरीबन आपके पास जो है tan इनवर्स ये आ जाएगा 25.7 डिग्री, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, लेकिन आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको ज़रा देखते हैं। उसने एक ऐसा आपको शेल दे दिया, उसका कुछ पार्ट आपको दे दिया था, ठीक है, और उसने आप से इलेक्ट्रिक फोर्स पूछी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना एक होगा इस पॉइंट पर। तो देखें ये पिक्चर है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया ए बिलफर्ज मान लिया, छोटा सा जो वो स्मॉल हिस्सा उसने लिया उसको हम DL मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का उसका रेडियस R हो जाएगा, वो जो इस पॉइंट की बात कर रहा है वो वाला P पॉइंट। और इसका अगर मैं बिल्कुल सामने ड्रा करूँ, प्रोजेक्शन ड्रा करूँ, तो DEX जो होगा वो बराबर हो जाएगा DE cos थीटा के। और इस वाले का जो आ रहा है वो DE वेक्टर साइन अगर यहाँ से पास करता सीधा तो इस साइड को जाता, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है असल में उस पॉइंट पर जो फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कैसे है कि ये देखें ज़रा, पॉइंट यहाँ नीचे को है और फील्ड यहाँ से इस साइड को जाएगा, इस साइड। तो ये वाली चीज़ आएगी y ओवर x। तो यहाँ पर ये पॉइंट पर हमारे पास फील्ड जो है वो आ जाता है परपेंडिकुलर। अब देखिए P इज़ ऑन द x एक्सेस, जो P है वो किस एक्सेस पर है, x एक्सेस पर है। E मस्ट बी एडेड टू बी जीरो बाय सिमेट्री, ये हर जगह पर सेम है, सिमेट्री है, इसमें कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एडेड टू जीरो बाय सिमेट्री, सिमेट्री की वजह से E मस्ट उसको हम ऐड कर देंगे जीरो में। एंड लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट्स DE इज इक्वल टू DE cos थीटा, जैसे ये मैंने आपको बताया DE क्या हो जाएगा, DE cos थीटा हो जाएगा। तो वेयर cos थीटा, अब cos थीटा की वैल्यू निकालते, cos थीटा क्या बराबर हो जाएगा, cos थीटा हमेशा बराबर होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। cos थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर सॉरी बेस ओवर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हमारे पास cos थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से अगर आप देखें तो बेस हमारे पास x बनती है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आप निकालेंगे इसकी, तो ये x स्क्वायर प्लस ये वाली बात, तो ये हमारे पास ये आ जाता है x प्लस a स्क्वायर 1/2 ये वाली बात। तो dq उसने बताया हमें चार्ज देखें उस जगह पर, तो लैम्डा dl हो जाएगा। एंड नो इंटीग्रेट dl, जो dl ये वाला है आप इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, 0 से 2π। यहाँ पर मैं थोड़ा डायरेक्ट मैंने कर दिया है शॉर्ट ऑफ टाइम की वजह से, तो आप इसको dq को इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से 2π a तक, तो आपके पास जवाब निकल आएगा E इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट q x ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और 3/2, ये आपके पास आंसर निकला। उसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। उसको देखें ज़रा, उसने कहा था दो चार्जेस को जमा करते हैं तो वो बराबर आ जाते हैं QT के। मैंने सपोज कर लिया, देखें सम ऑफ टू चार्जेस इज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू QT, लेट Q1 इज इक्वल टू Q। जो Q1 है वो हमारे पास Q के बराबर है, तो Q2 की वैल्यू में निकालो तो क्या आ जाएगी, QT माइनस Q,
यानी मैं अगर यहाँ से देखें ना Q2 की वैल्यू निकालता हूँ तो ये उधर साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। देन F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर Q2 और R स्क्वायर हो जाता है बटे में ये कॉलम्स ला हमने लगाया, यहाँ पर Q1 की जगह उसकी वैल्यू लिखी, Q2 की जगह उसकी वैल्यू लिखी। अब टू गेट मैक्सिमम फोर्स हासिल करने के लिए, जैसे कि उसकी पहली कंडीशन है जो उसने पूछी हमसे, वो वाली फोर्स हासिल करने के लिए क्या करेंगे हम, डी एफ डिफरेंशियल लेंगे, डी एफ बाई डी क्यू इज इक्वल टू 0, इसका डिफरेंशियल लेंगे। उसके लिए फोर्स का डिफरेंशियल ले रहे हैं। अब यहाँ पर ये तरह देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका तो डिफरेंशियल 0 जाएगा, तो डी ओवर डी क्यू इंटू हमारे पास फोर्स में से सिर्फ ये वाले ऊपर वाली स्टेटमेंट आ जाएगी क्यू टी माइनस क्यू का स्क्वायर, ये वाली बात। तो इसका जब हम ये बात सॉल्व करेंगे हमारे पास ये बात बराबर आ जाती है क्यू टी माइनस 2Q के, ठीक है। इसका जब डिफरेंशियल लेते हैं तो Q इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास QT/2। तो इसलिए वो कहता है द फोर्स विल बी मैक्सिमम ओनली व्हेन Q1 इज इक्वल टू Q, जब Q1 किसके बराबर होगा, Q के, और वो बराबर होगा QT के, और Q2 हमारे पास बराबर होगा QT माइनस Q, जो हमने ऊपर अजम्पशंस की हैं। तो QT माइनस Q की क्या वैल्यू है, Q हमारे पास QT/2 है, तो ये QT/2 लिख दिया, तो ये बराबर आ जाता है Q2/2। तो वो कहता है इफ सो टू चार्जेस हैव द वैल्यू QT/2 देन द फोर्स इज मैक्सिमम, तब वो फोर्स मैक्सिमम होगी। दूसरी कंडीशन जो उसने कही थी उसमें कहता है इफ द पॉइंट चार्जेस हैव 0 चार्ज देन द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज मिनिमम। अब वो जो फोर्स, अगर उन पर चार्ज 0 है तब वो फोर्स क्या हो जाएगी, मिनिमम होगी। या फिर दूसरी कॉलम ला की स्टेटमेंट से अगर आप बात देखें वो ये बनती है, उनका जो डिस्टेंस है दोनों का दरमियान में, डिस्टेंस इतना ज़्यादा कर दे, इतना ज़्यादा, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, तो जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स उतनी कम होती जाएगी। तो अगर ज़्यादा डिस्टेंस पर होंगे तो वहाँ पर भी फोर्स 0 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कहीं से नहीं समझ आई तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे, एक असाइनमेंट है हमारे पास, उसका पहला क्वेश्चन है, उसने 2 चार्जेस आपको दिए हैं और उसने डिस्टेंस बताया कि वो कितने डिस्टेंस पर एक दूसरे से मौजूद हैं, और आपसे वो फोर्स की मैग्नीट्यूड पूछता है कि कितनी एक मैग्नीट्यूड है। देखें, पहला चार्ज है 25 माइक्रो कॉलम का, दूसरा चार्ज है आपके पास 2.5 माइक्रो कॉलम का। आप जो हैं 25 माइक्रो को 10⁻⁻6 भी लिख सकते हैं दोनों जगहों पर। सिंपल आपने यहाँ पर क्या लगाना है, कॉलम्स ला वाला फार्मूला लगाना है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। K की वैल्यू तो 9 क्रॉस 10⁻9, Q1 हो गया, ये Q2 हो गया ओवर R स्क्वायर। तो आपके पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा तकरीबन 1.6 क्रॉस 10⁻9 न्यूटन फोर्स। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। देखें, उसने एक लाइन पर 3 चार्जेस दिए हुए हैं और उनमें वो पूछता है कि आप हर एक चार्ज पर लगने वाली बाकी 2 चार्जेस की वजह से फोर्स जो है वो बताएं कितनी है। क्या देखिए, Q1 Q2 Q3 ये उनकी वैल्यूज़ हैं। ऑल फोर्सेज आर अलोंग एक्स एक्सिस, ये तमाम के तमाम फोर्सेज जो हैं वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, खा वो राइट वर्ड हूँ या लेफ्ट वर्ड हूँ। वाई का तो यहाँ पर कोई कंपोनेंट है ही नहीं। तो उसके लिए F1x हम चेक करते हैं। देखिए, F1x यानी जो पहले वाले चार्ज पर फोर्स लग रही है वो चेक करते हैं, यानी F1x बिल्कुल मैं मानता हूँ ये है, तो इस पर इस और इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रही है वो वाली बात। तो F12x जो पहले पर दूसरे की वजह से लग रही है, प्लस F13x जो पहले पर तीसरे की वजह से लग रही है, यानी इस पर एक बार जो फोर्स इस चार्ज की वजह से लग रही है, दूसरी बार इसी पर फोर्स जो इस चार्ज की वजह से लग रही है। तो हमने सिंपल फार्मूला वो लगाया, इन दोनों फोर्सेज को ऐड किया कि Q1 Q2, क्योंकि 1 और 2 है यहाँ पर तो बटा R स्क्वायर आ जाएगा, प्लस के Q1 और Q3 है, यहाँ पर 1 और 3 है तो वो वाला आ जाएगा। और आपने यहाँ पर Q1 Q2 और R स्क्वायर की वैल्यूज़ यहाँ पर देखें ज़रा, इनमें डिस्टेंस यहाँ पहले 2 चार्जेस में तो 0.35 मीटर है। जब पहले पर हम चेक कर रहे हैं दूसरे की वजह से फोर्स, फिर तो डिस्टेंस यही आएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे ना पहले पर इस तीसरे की वजह से फोर्स लगने वाली, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का, तो 0.35 और 0.35 ये तकरीबन बन जाएगा 0.70। तो इस जगह पर वो मैंने R जो है वो 0.70 लिखा। आप इन पर वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देंगे, बाकी ये सारा आपने कैलकुलेटर की मदद से ही सॉल्व करना है। तो इसके बाद आगे देखें ज़रा, आपके पास जो है ये फोर्स तकरीबन निकल आएगी -381 ज़रब 10 की पावर 12 न्यूटन। ये माइनस साइन ये शो करता है कि फोर्स लग रही है नेगेटिव यानी लेफ्ट वर्ड की तरफ, बाएं साइड पर फोर्स लग रही है। उसी तरह F2x दूसरे चार्ज पर वो चेक करेंगे 2 1 की वजह से और 2 पर 3 की वजह से, दोनों वही फार्मूले, प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो K की वैल्यू पुट की, पहले
2 और 1 की पुट की, और यहाँ पर हम 2 और 3 की पुट करेंगे। तो इनको भी आपने वैसे ही सिंपलीफाई करना है कैलकुलेटर की मदद से। तो आपके पास तकरीबन -350 × 10 की पावर 12 न्यूटन, और ये भी माइनस साइन यही शो करेगा कि फोर्स लग रही होगी लेफ्ट वर्ड की तरफ। उसके बाद तीसरे वाला पार्टिकल लेंगे तो उस पर तीसरे पर एक बार फोर्स चेक करनी है पहले की वजह से, और दूसरी बार तीसरे पर फोर्स हमने चेक करनी है दूसरे की वजह से। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल वही दो फार्मूले लिखे, के की वैल्यू पुट की, तीसरे की और पहले की लिखी, यहाँ पर के की वैल्यू, और यहाँ पर आपने वैल्यू लिखी तीसरे और दूसरे की। इधर तीसरे और पहले की आनी है और इधर तीसरे और दूसरे की वैल्यू की। कैलकुलेटर की मदद से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये तकरीबन आ जाता है -416 क्रॉस 10⁻12 न्यूटन। ये भी फोर्स नेगेटिव साइन के साथ आई है, तो ये शो कर रही है कि ये कहाँ लग रही है, लेफ्ट वर्ड की तरफ लग रही है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3, देखें उसने आपको एक ट्राई एंगल दी, ट्राई एंगल के ऊपर उसने 3 चार्जेस रख दिए और आपको कहता है हर एक चार्ज पर दूसरे 2 की वजह से जो फोर्स लग रही है वो बताओ। देखिए मैं तकरीबन ये देखिए मैं Q1 इसको सपोज करता हूँ, Q2 और Q3 इसको। तो अब मैं F1 फोर्स चेक करता हूँ, F1 अब 1 पर 2 की वजह से फोर्स जो लग रही है और 1 पर जो 3 की वजह से लग रही है, इसकी वजह से यहाँ जो फोर्स लग रही है और इसकी वजह से जो यहाँ पर फोर्स लग रही है उनका सम करूँगा। सम किस तरह होगा ज़रा, कि x वाले कंपोनेंट जो होंगे वो एक साइड पे जमा हो जाएंगे, माइनस जो y वाले होंगे उनको यहाँ से माइनस कर देंगे, वो अलग से कंपोनेंट यहाँ से निकल जाएंगे। तो नेट फोर्स इस पॉइंट पर हमें मालूम हो जाएगी। F21x ये वाला जो इस पर फोर्स लगा रहा है, ये वाला जो इस पर फोर्स लगा रहा है, तो तकरीबन वो x जो है साइन यहाँ पर होता है परपेंडिकुलर। जब हम देखेंगे परपेंडिकुलर जब देखेंगे तो तकरीबन साइन 30 बनेगा, हाफ क्योंकि इसका लेंगे हमने। और F2y जब देखेंगे वो cos 30 बनेगा, ठीक है जी। तो इसके बाद जब हम F31x देखते हैं तो वो F31 साइन 30 बनता है, और F31y जब देखते हैं तो वो हमारे पास F31y cos 30 बनता है। तो इनकी वैल्यूज हम यहाँ पर लिखते हैं जी, F1 = F31 - F32 साइन 30 डिग्री, ये x कंपोनेंट माइनस ये F31 + F32 यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos 30 डिग्री जी। तो इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर जब हम पुट कर देंगे तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो तकरीबन आपके पास जवाब ये निकल आएगा, ये -2.4 × 10⁻10 न्यूटन x वाले कंपोनेंट और 2.1 × 10⁻11 न्यूटन y वाले कंपोनेंट के साथ। तो मैग्नीट्यूड अब जब आप निकालेंगे तो x वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y वाले कंपोनेंट का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है जी। तो F1 = आपके पास तकरीबन थीटा tan इनवर्स, जो आप उसकी डायरेक्शन निकाल रहे हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, तो tan इनवर्स हमेशा y/x होता है, y वाली वैल्यू और ये x वाली वैल्यू, ये y वाली ये x वाली। तो इनको आप लिख के चेक करेंगे, थीटा आपके पास तकरीबन आ जाएगा 253 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद जो है F2 वाले चार्ज पर जब बात करते हैं तो वो F1 जो है 2 पर फोर्स लगा रहा है, जो 3 2 पर फोर्स लगा रहा है। ये वाले सिंपल उसी तरह जैसे पीछे हमने वही इक्वेशन ड्राइव की, उसके एंगल्स निकाले और उसके बाद वहाँ पर हम वैल्यूज़ लगाते गए। जब वैल्यूज़ लगाएंगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास तकरीबन ये इतनी फोर्स निकल आएगी। थीटा सेम उसी तरह आप उसका निकालेंगे y/x वाला कंपोनेंट करके, तो ये थीटा यहाँ पर निकल आता है आपके पास तकरीबन 138 डिग्री। उसके बाद तीसरे वाला है वो भी सेम उसी तरह है, आप उसके कंपोनेंट्स निकालेंगे, कंपोनेंट निकालने के बाद उसके एंगल निकालेंगे, वो वाली वैल्यूज़ उठा के यहाँ पर लिखते आएंगे, ठीक है। जब आप वैल्यूज़ लिख लेंगे तो आपके पास जो है तकरीबन आंसर निकल आएगा इतना। अब इसका जो आप डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहेंगे तो डायरेक्शन में आप फिर वही फार्मूला लगाएंगे y/x वाला। तो y/x में तकरीबन आपके पास जो है tan इनवर्स ये आ जाएगा 25.7 डिग्री, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, लेकिन आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको ज़रा देखते हैं। उसने एक ऐसा आपको शेल दे दिया, उसका कुछ पार्ट आपको दे दिया था, ठीक है, और उसने आप से इलेक्ट्रिक फोर्स पूछी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना एक होगा इस पॉइंट पर। तो देखें ये पिक्चर है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया ए बिलफर्ज मान लिया, छोटा सा जो वो स्मॉल हिस्सा उसने लिया उसको हम DL मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का उसका रेडियस R हो जाएगा, वो जो पॉइंट की बात कर रहा है वो वाला P पॉइंट। और इसका अगर मैं बिल्कुल सामने ड्रा करूँ, प्रोजेक्शन ड्रा करूँ, तो DEX जो होगा वो बराबर हो जाएगा DE cos थीटा के। और इस वाले का जो आ रहा है वो DE वेक्टर साइन अगर यहाँ से पास करता सीधा तो इस साइड को जाता,
ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है असल में उस पॉइंट पर जो फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कैसे है कि ये देखें ज़रा, पॉइंट यहाँ नीचे को है और फील्ड यहाँ से इस साइड को जाएगा, इस साइड। तो ये वाली चीज़ आएगी y/x। तो यहाँ पर ये पॉइंट पर हमारे पास फील्ड जो है वो आ जाता है परपेंडिकुलर। अब देखिए P इज ऑन द x एक्सेस, जो P है वो किस एक्सेस पर है, x एक्सेस पर है। E मस्ट बी एडेड टू बी जीरो बाय सिमेट्री। ये हर जगह पर सेम है, सिमेट्री है, इसमें कोई फर्क वाली बात नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एडेड टू जीरो बाय सिमेट्री। सिमेट्री की वजह से E मस्ट, उसको हम ऐड कर देंगे जीरो में। एंड लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट्स डी ई इज इक्वल टू डी ई कॉस थीटा। जैसे ये मैंने आपको बताया, डी क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा हो जाएगा। तो वेयर कॉस थीटा, अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालते। कॉस थीटा क्या बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा हमेशा बराबर होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। कॉस थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर, सॉरी, बेस ओवर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हमारे पास कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से अगर आप देखें तो बेस हमारे पास x बनती है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आप निकालेंगे इसकी, तो ये x स्क्वायर प्लस ये वाली बात, तो ये हमारे पास ये आ जाता है x प्लस ए स्क्वायर 1/2, ये वाली बात। तो डी क्यू उसने बताया हमें चार्ज देखें उस जगह पर, तो लैम्डा डी एल हो जाएगा। एंड नो इंटीग्रेट डी एल, जो डी एल ये वाला है आप इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, 0 से 2 पाई। यहाँ पर मैं थोड़ा डायरेक्ट मैंने कर दिया है शॉर्ट ऑफ टाइम की वजह से, तो आप इसको डी क्यू को इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से 2 पाई ए तक, तो आपके पास जवाब निकल आएगा ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 3/2। ये आपके पास आंसर निकला। उसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। उसको देखें ज़रा। उसने कहा था दो चार्जेस को जमा करते हैं तो वो बराबर आ जाते हैं क्यू टी के। मैंने सपोज कर ले, देखें सम ऑफ टू चार्जेस इज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू क्यू टी। लेट Q1 इज इक्वल टू Q, जो Q1 है वो हमारे पास Q के बराबर है। तो Q2 की वैल्यू में निकालूँ तो क्या आ जाएगी, क्यू टी माइनस Q। यानी मैं अगर यहाँ से देखें ना Q2 की वैल्यू निकालता हूँ तो ये उधर साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। देन F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर Q2 और आर स्क्वायर हो जाता है बटे में। ये कॉलम्स ला हमने लगाया, यहाँ पर Q1 की जगह उसकी वैल्यू लिखी, Q2 की जगह उसकी वैल्यू लिखी। अब टू गेट मैक्सिमम फोर्स हासिल करने के लिए, जैसे कि उसकी पहली कंडीशन है जो उसने पूछी हमसे, वो वाली फोर्स हासिल करने के लिए क्या करेंगे हम, डी एफ डिफरेंशियल लेंगे, डी एफ बाई डी क्यू इज इक्वल टू 0, इसका डिफरेंशियल लेंगे। उसके लिए फोर्स का डिफरेंशियल ले रहे हैं। अब यहाँ पर ये तरह देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका तो डिफरेंशियल 0 जाएगा। तो डी ओवर डी क्यू इंटू हमारे पास फोर्स में से सिर्फ ये वाले ऊपर वाली स्टेटमेंट आ जाएगी, क्यू टी माइनस क्यू का स्क्वायर, ये वाली बात। तो इसका जब हम ये बात सॉल्व करेंगे हमारे पास ये बात बराबर आ जाती है क्यू टी माइनस 2Q के। ठीक है, इसका जब डिफरेंशियल लेते हैं तो Q इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास QT/2। तो इसलिए वो कहता है द फोर्स विल बी मैक्सिमम ओनली व्हेन Q1 इज इक्वल टू Q, जब Q1 किसके बराबर होगा, Q के, और वो बराबर होगा QT के, और Q2 हमारे पास बराबर होगा QT माइनस Q, जो हमने ऊपर अजम्पशंस की हैं। तो QT माइनस Q की क्या वैल्यू है, Q हमारे पास QT/2 है, तो ये QT/2 लिख दिया, तो ये बराबर आ जाता है Q2/2। तो वो कहता है इफ सो टू चार्जेस हैव द वैल्यू QT/2 देन द फोर्स इज मैक्सिमम, तब वो फोर्स मैक्सिमम होगी। दूसरी कंडीशन जो उसने कही थी उसमें कहता है इफ द पॉइंट चार्जेस हैव 0 चार्ज देन द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज मिनिमम। अब वो जो फोर्स, अगर उन पर चार्ज 0 है तब वो फोर्स क्या हो जाएगी, मिनिमम होगी। या फिर दूसरी कॉलम ला की स्टेटमेंट से अगर आप बात देखें वो ये बनती है, उनका जो डिस्टेंस है दोनों का दरमियान में, डिस्टेंस इतना ज़्यादा कर दे, इतना ज़्यादा, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स उतनी कम होती जाएगी। तो अगर ज़्यादा डिस्टेंस पर होंगे तो वहाँ पर भी फोर्स 0 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कहीं से नहीं समझ आई तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।